बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, बाद में इसको फिर डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। अच्छा, आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ ट्यूब्यूल नज़र आ रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब ट्यूब्यूल को हम एक साथ कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ये जो ओरिजिनली का अपना नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्मिक मीन्स के साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को कहते हैं। तो देखिए, आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि दीज आर द इंटर कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, या आप दीज आर द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। देखिए, आपको ट्यूब्यूल नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम नेटवर्क ऑफ चैनल्स भी कह सकते हैं या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो आपको आसान लगे। अब आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि इन ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन न्यूक्लियस के साथ भी है और इसका जो लास्ट एंड है जहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, ये आपके पास टूवर्ड दी सेल मेम्ब्रेन है। तो हम इस ऑर्गेनेल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। सच नेटवर्क ऑफ चैनल्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इस ऑर्गेनेल्स के डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, केथ आर पोर्टल। ये वही साइंटिस्ट था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया हुआ था। दूसरी बात, अगर आप इस ऑर्गेनेली के कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, तो इस तरह इसी ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी वही स्ट्रक्चर होगा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इसी तरह अगर हम इस ऑर्गेनेल्स के टाइप्स की तरफ आते हैं तो इस ऑर्गेनेल्स के फिर हमारे पास टू टाइप्स है, आपको सामने नज़र भी आ रहा है। एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कौन सा है? देखिए, इस ऑर्गेनेली को अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें आपको स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम राइबोसोम कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनेली के कुछ पोर्शन पे आपको राइबोसोम नज़र आ रहे हैं और कहीं पे यह राइबोसोम एब्सेंट है। अब इस ऑर्गेनेली का वो पोर्शन जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इस पोर्शन को हमने कहना होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ का जो एरिया होगा वो रफनेस शो करेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल प्रेजेंट है और उन ग्रेन्यूल्स को हम राइबोसोम कहते हैं। सिमिलरली, अब इसका वो रीजन जहाँ पे हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो उस रीजन को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SERB कह सकते हैं। अच्छा, ये तो रहे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शन के बारे में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फ़ंक्शन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फ़ंक्शन है। अच्छा, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करते हैं तो ये बात आप जहन में बिठा दें कि जहाँ पे भी राइबोसोम आएगा तो वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन ही यही है, प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे? देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक मैसेज आता है न्यूक्लियस से और वो मैसेज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कोड होगा। जैसे ही ये कोड वाला मैसेज साइटोप्लाज्म में आता है तो इस कोड में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इसी कोड से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इस कोड को पहले रीड किया जाएगा, कोड रीड होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब यही वो राइबोसोम है
जो इस कोड को रीड करेगा। तो जैसे ही ये कोड वाला मैसेज, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए हैविंग कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जैसे साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, तो राइबोसोम आ जाता है और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जैसे राइबोसोम अटैच होगा, कोड की रीडिंग होगी, कोड रीड हो रहा है, अमीनो एसिड आते जाएंगे, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा और लास्ट में फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इसका जो सेकंड फंक्शन है, दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेलिज। अगर हमारे पास सेल में कुछ ऑर्गेनेलिज है वो डैमेज हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, तो इसमें हमारे पास यही वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा जो उन डैमेज नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेलिज को ख़त्म भी करेगा और इसकी जगह सेल में और ऑर्गेनेलिज बनते जाएंगे। इसी तरह अगर हम फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक फंक्शन इसका ये है कि ये लिपिड की सिंथेसिस करेगा, लिपिड की भी सिंथेसिस करेगा और इसके साथ साथ हमारे पास लिपिड का एक क्लास है जिसको हम स्टीरॉयड कहते हैं। स्टीरॉयड में हमारे पास मेल हार्मोन आते हैं, फीमेल हार्मोन आते हैं, एल्डोस्टेरोन आता है, इसके साथ साथ हमारे पास विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हमारे पास स्टीरॉयड में आते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास सेल में मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि सेल में जितने भी ये रिएक्शन होते हैं इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर सेल में हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रही है, रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा। थर्ड हमारे पास इसके ये फंक्शन ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को भी स्टोर करेगा। हमारे पास एक मॉडिफाइड टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, असल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो सिर्फ और सिर्फ मसल सेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ प्रेजेंट इन मसल सेल, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ये काम है, ये कैल्शियम को स्टोर करेगा। अब इस कैल्शियम का स्टोर करना, इसका फंक्शन क्या है? याद रखें हमारे पास स्केलेटल मसल उस टाइम कंट्रैक्ट होंगे जब हमारे पास कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा। तो जैसे कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाता है, मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ये कैल्शियम आयन नहीं होगा, मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब ये कैल्शियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कैल्शियम आयन को स्टोर करेंगे। तो जब भी मसल कंट्रैक्शन करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा और मसल कंट्रैक्शन हमारे पास स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मसल कंट्रैक्शन में भी रोल होता है। सिमिलरली हमारे पास इसका जो फोर्थ फंक्शन है, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस की ब्रेकडाउन होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्रेकडाउन है वो आप कार्बोहाइड्रेट की भी ले सकते हैं, लिपिड की भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कैटाबॉलिज्म के बाद इसका रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच हार्मफुल सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस। सच प्रोसेस इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।